नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर से जुड़ी हुई एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई है। याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकार बताया था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकारी बताया था। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट आज निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की थी। और इन याचिकाओं में चुनाव आयोग की शक्तियां, नागरिकों की पहचान और वोट देने के अधिकार से जुड़े सवाल उठाए गए थे। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागची की बेंच पर इस मामले में आज सुनवाई कर रही है। और इससे पहले 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था कि उसे एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है। आयोग ने कहा है कि कोई भी विदेशी वोट लिस्ट में ना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली टीएमसी के सांसदों को याचिकाओं पर भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। बता दें कि एसआईआर को लेकर आज का जो दिन है बेहद ही अहम है। चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकार बताया था, जिसके बाद से एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अहम सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है और चुनाव आयोग ने इसे अपना अधिकारी बताया था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एसआईआर से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। चुनाव आयोग के इसे अपना अधिकार बताया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़ी चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली और एसआईआर को लेकर ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से ये देख रहे हैं कि आज का दिन बेहद ही खास है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई होने वाली है। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार अनीता जी। किस तरीके से देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है? बिल्कुल अनीता जी, देखिए 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं इस पूरे एसआईआर को लेकर। जिस तरीके से बिहार में हुआ, उसके बाद और 12 राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी तमाम चीजें निकल के आ रही हैं। इसमें एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि खामियां हैं। गंभीरता से ये एसआईआर नहीं किया गया है। तमाम लोगों की शिकायतें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसके बाद आपने 30 दिन का समय दिया, फिर 7 दिन बढ़ाया, फिर 15 दिन बढ़ाया उत्तर प्रदेश में। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्री प्लान्ड नहीं थी अच्छे तरीके से। बिल्कुल। नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि अब चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका जिस तरीके से याचिकाएं कंसीडर की है, स्वीकार किया है उनको, उसके बाद आज उस पर हियरिंग है, तो मुझे लगता है कई सारे ऐसे फैक्ट्स निकल के आएंगे। राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइव जो वोटर सामने लाए थे जब बिहार का चुनाव चल रहा था, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर वो सारे मुद्दे भी कंसीडर होंगे। योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर पक्ष रखा था, वो सब भी मुद्दे कंसीडर हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है इसको लेकर कोई ना कोई एक ऐसा बेंचमार्क फैसला आएगा जो संभवतः इतिहास में दर्ज होगा एसआईआर के मामले को लेकर। तो क्या लग रहा है नवीन जी, समय सीमा जो है वो और बढ़ेगी? निश्चित तौर पर इस पर समय सीमा बढ़ानी चाहिए थी। आपने कब ट्रेनिंग दी, कितने बीएलओस को आपने किस तरीके से ट्रेन किया इसके लिए? आप एक चीज देखिए, शहरी क्षेत्र में जहां हम लोग रहते हैं, हम देखते हैं वही स्थिति ये है कि जो वोटर रह रहे हैं अपने अपने फ्लैट्स में, उनको बोल दिया गया है कि शिफ्टेड लिख दिया गया है। तो इस तरीके की कार्रवाइयां बीएलओ घर बैठ के कर रहे हैं। हम लोग सोसाइटीज में रहते हैं, वहाँ कौन से फ्लैट में बीएलओ जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। अब बहुत से लोगों को उतना सूचना नहीं मिल पाती है, उनको पता ही नहीं उनके बीएलओ बैठ कहाँ पे रहे हैं। अब आपने कह दिया कि अब 6 फरवरी तक आप अपडेट करा लीजिए। 6 फरवरी तक स्थिति है कि बीएलओ नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे? ग्रामीण अंचल में तो क्या ही हाल है। बिल्कुल। तो ऐसे में नवीन जी, क्या लग रहा है कि जो एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत हुई है, उसको अब भी मुद्दा उठेगा? निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिए कि एक बीएलओ जो शिक्षक हैं या अन्य किसी विभाग में काम कर रहे हैं, और उसके बाद आपने उनको बीएलओ ड्यूटी में लगा दिया, फिर इस तरीके से प्रेशराइज किया, कुछ बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई प्रशासन के द्वारा। ये सब दंडात्मक जिस तरीके से आप कार्रवाई करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते बीमार हैं। नोएडा में तो एक महिला टीचर ने इस्तीफा दे दिया था अपनी नौकरी से इस बात को लेकर
तो बहुत सारे प्रकरण हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसमें विशेष गाइडलाइंस जारी करेगा चुनाव आयोग को, और ये कहेगा कि आप कम से कम प्रक्रिया को तरीके से कराइए, और इसके लिए समय सीमा जो है वो 1 महीना बहुत कम होता है। आपको इसमें कम से कम 90 दिन का समय देना चाहिए था, और लोगों के बीच में जिस तरीके से विज्ञापन और समाचारों के जरिए सूचना जानी चाहिए तो वो पहुंची ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे जी नवीन जी, आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो किस तरीके से ये देख रहे हैं कि आज अहम सुनवाई है, तो राजनीतिक जगत में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? पक्ष और विपक्ष आप दोनों तरफ से बयानबाजियां देख ही रहे हैं। जी नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा सत्ता पक्ष बहुत उत्साहित है एसआईआर को लेकर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब भी कहीं बात होती है, हम लोग भी डिबेट्स में होते हैं, तो ये होता है कि चुनाव आयोग का पक्षकार बनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं और पूरी तरीके से उसको एक तरीके से आप कहेंगे डिफेंड करते हैं। लेकिन विपक्ष जो है, चाहे पूरे देश का, चाहे वो ममता बनर्जी की हम बात करें या कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी मुखर होकर अपनी बात उठा रहे हैं। और यहाँ तक कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने विषय उठा दिया और एक बात उन्होंने कह दी कि हर बूथ पर 150 और 200 मतदाता जोड़ने हैं, किसी भी हालत में सारे कार्यकर्ताओं को कहा गया है, तो ये सब प्रणाली जो है ये क्या है? ये सीधा सीधा बता रही है कि चुनावी भ्रष्टाचार करने की साजिश की जा रही है। आप कैसे 150 मतदाता एक बूथ पर जोड़ लेंगे? बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहा जो भी कहा, उसके बाद से अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बहुत सारी चीजें कही। बिल्कुल कही है, और तमाम, चाहे वो मीडिया जगत हो या आम जनमानस हो, सवाल कर रहा है इस चीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में सुनवाई करते हो सकता है आज कोई फैसला न दे, लेकिन कुछ ना कुछ निर्देश जारी जरूर करेगा चुनाव आयोग, और उसके बाद आगे की सुनवाई जारी रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू। कि एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आवारा कुत्तों पर आज सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले 6 महीनों में 7 बार हो चुकी है सुनवाई। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आवारा कुत्तों पर आज सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने वाली है। पिछले 6 महीनों में 7 बार हो चुकी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में आज अहम सुनवाई होने वाली है और इस मामले में पिछले 6 महीनों में 7 बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में कोर्ट ने कुत्तों के बिहेवियर शेल्टर होम की संख्या को लेकर चर्चाएं की थी। वहीं आखिरी बार हुई 9 जनवरी की सुनवाई में ऑल क्रिश्चियन ग्रेट एंड स्मॉल संस्था की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से मौजूद है, इसके लिए कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब संसद ने दखल नहीं दिया तो अदालत भी इसमें न आए। दरअसल पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इन जानवरों को तय शेल्टर में ट्रांसफर किया जाए, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के दौरे पर हैं और वो यहां पर अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिकी वित्तीय मंत्री स्कॉट बेसेट द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। मीटिंग में क्या क्या बात हुई, इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने खुद दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वित्तीय मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला में मजबूती लेने पर केंद्रीय एवं मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजना की है। जैसे कि हम सभी जानते हैं और विशेष रूप से भारत में जब विनिर्माण क्षेत्र और विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है तो भारत सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिभागियों ने अपने अनुभव आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की है ताकि उच्च गुणवत्ता वाले महत्वपूर्ण खनिज, विशेष रूप से दुर्लभ पृथ्वी खनिज और दीर्घकालीन रूप से टिकाऊ तरीके से सुरक्षित किए जा सके। उन्होंने आगे कहा है कि विभिन्न देशों के बीच टेक्नोलॉजी शेयरिंग पर चर्चा हुई है और इसके साथ ही विभिन्न देशों के बीच अनुसंधान कार्य साझा करने पर भी चर्चा हुई है और ये एक बहुत ही सकारात्मक बैठक थी जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों की गुणवत्ता और उपलब्धता से सुधार लाने पर भी जोर दिया गया है। तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है और इस डील का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। अमेरिका के नए राजदूत
ने नई दिल्ली में कहा है कि 13 जनवरी को दोनों देशों के बीच इस डील पर फिर से बातचीत शुरू होगी। उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से सक्रिय रूप से चर्चा हो रही है और अगली बातचीत आज यानी 13 जनवरी को होगी और इससे उम्मीद जागी है कि ट्रेड डील पक्की हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी राजदूत ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की दोस्ती बहुत ही मजबूत है। उन्होंने बताया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते आज सबसे उच्च राजनीतिक स्तरों पर बहुत मजबूती से टिके हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असली दोस्तों में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर उन मतभेदों को अच्छे से सुलझा लेते हैं। भारत को अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि वो गहरे सम्मान के साथ भारत आए हैं और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी कि अमेरिका और सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत के बीच की साझेदारी को और मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो वही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बम। ईरान संग बिजनेस करने वाले देश पर लगाएंगे 25% टैरिफ। भारत पर अब लगेगा 75% टैरिफ। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ईरान संग बिजनेस करने वाले देशों पर लगाएंगे 25% टैरिफ और भारत पर अब लगेगा 75% टैरिफ। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक के बाद से फिर से टैरिफ फोड़ने का मूड बना लिया है। उन्होंने दूसरी बार जब से सत्ता में वापसी की है तब से अब ये टैरिफ खेल लगातार खेल रहे हैं। ईरान में हो रहे सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच टैरिफ का लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है। आज जुड़ चुके हैं गौरव गुप्ता जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि भारत पर अब 75% टैरिफ लगने का बड़ा ऐलान होने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं गौरव गुप्ता जी हैं। गौरव जी, ट्रंप ये जो कर रहे हैं ये बिना गोली चलाए एक वॉर की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, एक टैरिफ वॉर की, इकोनॉमिक वॉर की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे कि बिना गोली चलाए इस तरीके से टैरिफ बढ़ा करके वॉर किया जाए। लेकिन भारत कोई यूएसए का जूनियर पार्टनर नहीं है। भारत को यूएसए से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी और अपने राष्ट्रीय हितों से भारत कोई भी समझौता नहीं करेगा। अगर टैरिफ बढ़ता भी है तो भारत इसमें कोई समझौता नहीं करेगा। भारत इसमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ अपना ध्यान देगा और अपने घरेलू बाजारों को मजबूत करेगा। ऐसा बिल्कुल भारत की गौरव रणनीति जी, रहेगी। जिस तरह से दिख रहा है 2-4 दिनों में ये जो हालात बने हुए हैं कि ट्रंप की नीतियां ही सही हैं। हालांकि उन्होंने अब ये भी ऐलान कर दिया कि ईरान के संग जो बिजनेस करेगा उस पर टैरिफ बम फोड़ेंगे, यानी कि अगर ट्रंप के नीतियों पर काम नहीं करेंगे तो वो उनके साथ जबरदस्ती करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ये क्या है कि टैरिफ कोई ये अपने इकोनॉमिक के हिसाब से डिसीजन नहीं ले रहे, ये एक औजार की तरह यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, एक वॉर में जैसे औजार होता है वैसे इसको यूज किया जा रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। वैसे यूएसए के एंगल से देखा जाए तो यूएसए पे इसका बड़ा ही गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत जो कि अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो अब इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं करेगा और ना ही कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, क्योंकि उसको यूएसए से कोई लड़ाई भी नहीं करनी है। अब भारत इसमें इस तरीके से डिप्लोमेसी करेगा कि यूएसए को लगे कि कहीं हमारे हाथ से भारत ना निकल जाए और रशिया और चाइना को लगे कि खेमे में ना चला जाए और रशिया और चाइना को कहीं यूएसए के खेमे में। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी से भारत को काम करना पड़ेगा। भारत को रेसिप्रोकल कोई टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं है। भारत को अपनी डोमेस्टिक बाजारों को मजबूत करने की, अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढने की यूएसए के अलावा ये जरूरत है, ताकि यूएसए के ऊपर कोई डिपेंडेंसी भारत की ना रहे। तो गौरव जी, अगर मैं बात करूं कि टैरिफ बम अगर फूटता है तो भारत पर 75% टैरिफ लग जाएगा, तो उसको किस तरीके से भारत हैंडल करेगा और आर्थिक तौर पर कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा? टैरिफ अगर बढ़ता है तो भारत पहले अल्टरनेटिव मार्केट के ऊपर और अपने घरेलू बाजारों को मजबूत करने की कोशिश करेगा। कुछ सेक्टर के ऊपर भारत का इस पे रिस्क है, हमारे जैसे फार्मा, ऑटो कंपोनेंट, स्टील और एमएसएमई एक्सपोर्ट में। हालांकि इसमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा। आईटी सेक्टर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा टैरिफ बढ़ने से, लेकिन भारत अब अल्टरनेटिव मार्केट भारत को ढूंढने की जरूरत है कि जहां वो एक्सपोर्ट कर पाए अपने गुड्स को, और डोमेस्टिक बाजारों को भी मजबूत करने की जरूरत है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया गौरव जी।
बता दें कि ईरान संग बिजनेस करने वाले देश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा टैरिफ बम फोड़ने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेगा वो उस पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे, जिसका असर ब्राजील, चीन जैसे देशों पर तो पड़ेगा ही, बाकी इसके जद में भारत भी आ सकता है। ईरान भारत का ट्रेड पार्टनर रहा है और जब से वो लगातार ट्रंप अब बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत पर इसका काफी असर पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। ये 25% टैरिफ यूएस के 25% स्क्रॉपिल टैरिफ के अलावा है और यानी कि भारत के ट्रेड पर कुल टैरिफ जो है वो 75% हो जाएगा। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से अच्छे रहे हैं। तेहरान में स्थिति भारतीय दूतावास के मुताबिक हाल ही के सालों में भारत ईरान के 5 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहा है और भारत ईरान के जिन प्रमुख चीजों का निर्यात करता है उसमें बासमती चावल है, चाय है, चीनी है, ताजे फल है, दवाइयां हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, काजू, मूंगफली, बिना हड्डी के मांस और दालें और अन्य सामान शामिल है। तो वहीं भारत जो है ईरान से जिन चीज़ों का आयात करने में है वो भी है पेट्रोलियम है, सेब है, लिक्विड है, गैस, सूखी खजूर और बादाम आदि प्रमुख है। ऐसे में ट्रंप जो है अब बड़ा ऐलान कर चुके हैं। वहीं बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ईरान से, जहां पर 600 से अधिक लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी दे दें कि ईरान में 600 से अधिक लोगों की मौत, 10,000 से ज्यादा लोग हुए गिरफ्तार, कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ईरान से, जहां पर 600 से अधिक लोगों की जान चली गई है, 10,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। ऐसे में 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है। ईरान में भड़की हिंसा की लपटें लगातार तेज होती जा रही हैं। बता दें कि ईरान हिंसा में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं मौत के आंकड़े अभी और ज्यादा बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। अमेरिकी अधिकारित मानवाधिकार समाचार एजेंसी ने मृतकों की संख्या साझा की है और इन्हें अब तक के सबसे सटीक आंकड़े माने जा रहे हैं। अमेरिका की ये समाचार एजेंसी ईरान में कई एक्टिविस्ट से जुड़ी हुई है, जिनकी मृतकों की संख्या 600 से अधिक होने की पुष्टि की है। हिंसा पर काबू पाने के लिए ईरानी सरकार ने इंटरनेट समेत फोन कॉल पर भी पाबंदी लगा दी है। तो वहीं ईरान की सरकार ने मृतकों और घायलों की संख्या की भी अधिकारित पुष्टि नहीं की है। ईरान में भड़की हिंसा और मृतकों की बढ़ती संख्या पर कई संस्थाओं ने चिंता भी जताई है। नॉर्वे के गैर सरकारी संगठन ईरान मानवाधिकार के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुल 648 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 9 नाबालिग भी शामिल है। इसके अलावा हजारों लोग घायल भी हुए। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान में मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ ही IHR का कहना है कि हिंसा में लगभग 6,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 2:30 बजे मैसूर पहुंचेंगे और मैसूर एयरपोर्ट पर CM सिद्धरामैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार उनका भव्य स्वागत करेंगे। कर्नाटक के बाद से राहुल गांधी तमिलनाडु के दौरे पर ही रहेंगे और वो नीलगिरी के गुडालूर में सेंटा थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में भी शामिल होंगे। वो स्कूल में पोगल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी आखिरी बार सितंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने समर्थकों को एक सभा को संबोधित भी किया था और उस समय वो भारत जोड़ो यात्रा जारी रखने के लिए कर्नाटक जाने से पहले एक प्राइवेट स्कूल में रात भर रुके भी थे। कर्नाटक में CM सिद्धरामैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार के बीच कई महीनों से सियासी खींचतान भी चल रही है। हालांकि दोनों इस खींचतान की बात को खारिज करते हैं और फैसला आलाकमान पर छोड़ देते हैं। नवंबर-दिसंबर के बीच खींचतान इतनी बढ़ गई थी कि आलाकमान को इसमें दखल भी देना पड़ा था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक है दिखाने के लिए आलाकमान ने दोनों को एक दूसरे के घर पर नाश्ता कराने को भी कहा था और इस खींचतान के बीच दोनों को राहुल गांधी के साथ मीटिंग भी होगी। ये खींचतान के बाद से राहुल गांधी के साथ पहली मीटिंग मानी जा रही है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोमवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं। मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मदद देने और बीमारी को फैलाने से रोकने के लिए हमने तुरंत एक नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। उनसे कहा गया है कि वो अपने एक्सपर्ट की टीम को केंद्र सरकार की टीम के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दें और ये 2 नए केस उत्तर 24 परगना जिले के
बरसाता के एक प्राइवेट अस्पताल से सामने आया है। यहाँ एक महिला नर्स और एक पुरुष नर्स से संक्रमित होने के लक्षण भी देखने को मिले हैं। नड्डा ने कहा है कि 11 जनवरी को इस मामले की जानकारी मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य प्रधान सचिव के साथ स्थिति पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल की हर मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि हमने पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन, कोलकाता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और अन्य संस्थाओं को एक्सपर्ट भी टीम भेजी है। कल 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल रात इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। कल की पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी के खिलाफ कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। बड़ी जानकारी निकल सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में आतिशी के खिलाफ लगे पोस्टर। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है दिल्ली में, और ऐसे में आतिशी को लेकर कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं। सिख समुदाय की भावनाओं से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिल्ली में आतिशी के खिलाफ लगे हैं पोस्टर, और ये पोस्टर फिरोज शाह रोड के पास नजर आए हैं और जहां पर उन पर निशाना भी साधा गया है। ये पोस्टर सिख गुरु तेग बहादुर पर आतिशी की कथित टिप्पणी को लेकर हो रहे विवाद के बीच लगाया गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर आतिशी के इस्तीफे की मांग भी की है और आप मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है। पोस्टरों में आतिशी को निशाना बनाया गया है और इस मामले में सिख समुदाय की भावनाएं शामिल है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर बीएमसी चुनाव को लेकर आज थमेगा प्रचार। बीएमसी चुनाव को लेकर वोटिंग जो है वो 15 जनवरी को होनी है और ऐसे में 29 नगर निगम और 15,000 उम्मीदवार मैदान में शामिल है। बड़ी जानकारी आपको दे देगी महाराष्ट्र से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बीएमसी चुनाव प्रचार को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और बीएमसी चुनाव को लेकर वोटिंग जो है वो 15 जनवरी को होने वाली है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर बता दें कि 29 नगर निगमों के बीच 15 जनवरी को वोटिंग होने वाली है और चुनाव में 15,000 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। अकेले बीएमसी में कुल 227 वोट है, जहां पर 1700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और वोटिंग का रिजल्ट जो है वो 16 जनवरी का आएगा। इधर चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले यानी कि सोमवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उन्हें मराठी मानुष की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। शिंदे ने पूछा है कि पिछले 25 सालों में जब बीएमसी में उनकी सत्ता थी तब उन्होंने क्या किया। गौरतलब है कि 2 गुटों में बंटने से पहले शिवसेना ने 1997 से 2022 तक बीएमसी को नियंत्रित किया था। उद्धव और राज ठाकरे जो कि 20 साल की दूरी के बाद से नगरीय चुनाव के लिए एक साथ आए हैं, ये मराठी अस्मिता के अपने मुख्य चुनाव मुद्दा भी बताया है। बता दें कि मुंबई नगर निकाय की 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और शिवसेना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। और ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस बहुजन वांछित अघाड़ी गठबंधन ने इस सीटों पर कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो वहीं पहाड़ी राज्यों में बढ़ती सर्दी और बर्फबारी के असर जो है वो सीधा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में तेज सर्दी लगातार जारी है। ऐसे में राजस्थान के माउंट आबू में तापमान जो है वो -1 डिग्री सेल्सियस और फतेहपुर में -0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं 8 जिलों में 5वीं से 8वीं तक की क्लासें बंद कर दी गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में झरने का पानी जम गया है। पिथौरागढ़ और आदि कैलाश और रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में तापमान जो है वो लगातार दूसरे दिन -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोल्ड डे
की स्थिति है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चित्रकूट में सर्दी से 2 लोगों की मौत हो गई है और आज 23 जिलों में घना कोहरा है। बरेली का तापमान जो है वो 3.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सर्दी के कारण 8वीं तक के स्कूलों को है जो नोएडा में 15 जनवरी और झांसी में 14 और गोरखपुर, आगरा, बिजनौर में 13 जनवरी तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 5वीं तक के स्कूलों को 15 जनवरी तक के लिए बंद किया गया है। हरियाणा में तेज सर्दी जारी है और गुरुग्राम की अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पर 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान है। आज भी राज्य के कई जिलों में घना कोहरा, कोल्ड डे और कोल्ड अलर्ट को लेकर जारी किया गया है। ऐसे में 60 साल पहले 5 दिसंबर 1966 में मिनिमम टेम्परेचर जो था वो 0.4 डिग्री सेल्सियस था। बिहार के 10 जिलों में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी 4.6 डिग्री दर्ज किया गया है। सीतामढ़ी, मधुबनी समेत 8 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।